एक छोटे से गांव में बद्री नाम का आदमी रहता था। बद्री बहुत ही आलसी था। वो कोई काम हिलकर नहीं करता था। वो महीने में केवल 1 या 2 दिन ही काम करता था और पूरे महीने घर में खाली पड़ा रहता था। एक दिन बद्री सोचता है, इतने बड़े घर में मैं अकेला रहता हूँ। अकेले की वजह से मेरा मन भी नहीं लगता। गांव के सभी लोग कितना खुशहाल हैं। बस एक मैं ही हूँ जो फटेहाल जिंदगी जी रहा हूँ। पता नहीं कब तक ऐसा ही चलता रहेगा। क्यों ना मैं भी शादी कर लूं। अगर मैं शादी कर लूंगा तो मैं भी अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी बीता सकूंगा। मुझे अपनी शादी के बारे में कमल चाचा से बात करनी चाहिए। फिर बद्री अपने चाचा के घर चला गया और चाचा से बोला, चाचा, अब अकेले रहते रहते मैं थक गया हूँ। मैं सोच रहा था अगर तुम मेरी शादी करवा दोगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन बद्री, तू कुछ करता तो है नहीं। 1 दिन काम करता है तो 4 दिन घर लेटता है। बद्री बेटा, मेरी एक बात ध्यान से सुनना। जो लोग घर बसाते हैं उन्हें बहुत मेहनत करना पड़ता है, और मेहनत तुम करना नहीं चाहते तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? चाचा, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं खूब मन लगाकर मेहनत करूंगा और पैसे कमाऊंगा। लेकिन आप मेरी शादी करवा दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। ठीक है बद्री बेटा, मैं जल्द ही कोई अच्छी सी लड़की देखकर तुम्हारी शादी करवा दूंगा। कुछ ही दिनों में कमल चाचा ने बद्री की शादी करवा दी। बद्री जब अपनी पत्नी को लेकर घर पहुंचा तो बद्री के घर की हालत देखकर उसकी पत्नी घबरा गई। वो सोचने लगी, हे भगवान, ये घर है या कबाड़ खाना? क्या हाल बना रखा है घर का। क्या हुआ सोनम, तुम क्या सोच रही हो? आज से ये घर तुम्हारा ही है। अब तुम आ गई हो तो तुम्हारी वजह से ये घर भी खुशहाल हो जाएगा। अब तुम आराम कर लो। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। सोनम पूरे घर की सफाई करती है और फिर खाना बनाती है। अपनी पत्नी के हाथ का खाना खाकर बद्री सोचने लगता है, आज बरसों बाद इतना स्वादिष्ट खाना पेट भरकर खाया है। अब मुझे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। रोज सोनम के हाथ का गर्मा गर्म खाना खाया करूंगा। यूं ही कुछ दिन बीत गए। जब सोनम ने देखा कि उसका पति सारा दिन घर में पड़ा रहता है, कहीं काम धंधा करने नहीं जाता, तो एक दिन सोनम अपने पति बद्री से बोली, आप सारा दिन घर पर पड़े रहते हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? आप कुछ करते क्यों नहीं हो? भाग्यवान, अभी थोड़े दिन पहले ही मैं ये सोच रहा था कि मुझे काम की तलाश करनी चाहिए। कब तक सोचते रहोगे? ऐसे सोचने से घर नहीं चलता है, काम धंधा करने से चलता है। अब केवल थोड़ा सा ही आटा बचा है जिससे 2-4 दिन की ही रोटी बन सकती है। अगर तुम काम नहीं करोगे तो भूखा मरने की नौबत आ जाएगी। अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। अगर ईश्वर ने चाहा तो मैं जल्द ही कोई काम तलाश कर लूंगा। यूं ही कई दिन बीत जाते हैं। घर का राशन खत्म हो जाता है। सोनम अपने पति से कहती है, अब घर में भोजन बनाने के लिए कोई सामान नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या पकाऊं और तुम्हें क्या खिलाऊं। लगता है अब तो भूखा ही रहना पड़ेगा। तुम परेशान मत हो सोनम, मैं अभी घर का राशन का इंतजाम करके आता हूँ। इतना कहकर बद्री घर से चला जाता है। घर की यह हालत देखकर सोनम सोचने लगती है, हे भगवान, मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो गया? ये आदमी तो एकदम निखट्टू है। इसके साथ जिंदगी कैसे कटेगी? ये तो कुछ काम धंधा करना ही नहीं चाहता। कुछ देर में बद्री सामान से भरे 2 थैले लेकर घर आता है। इतना सारा राशन देखकर सोनम बोली, आपके पास तो एक भी पैसे नहीं थे, फिर ये सामान कहाँ से लेकर आए? अरे भाग्यवान, मैं ये सारा सामान अपने दोस्त सुरेश की दुकान से उधार लाया हूँ। जब मैं कोई काम करूंगा तो उसके पैसे लौटा दूंगा। तुम ये उधार लाए हो? किसी का उधार लेना अच्छी बात नहीं है। तुम कुछ करते तो हो नहीं, फिर उधार कैसे चुकाओगे? आज उधार देने वाले कल इज्जत खराब करेंगे, तब क्या होगा? तब की तब देखी जाएगी। मैं मूर्ख नहीं हूँ, हर चीज का पहले से ही इंतजाम करके रखता हूँ। अब जब भी घर का राशन खत्म होता
बद्री किसी न किसी से पैसे उधार लेकर ले आता। इस तरह उस पर काफी कर्ज हो गया। लोग अपना पैसा लेने के लिए उसके घर आने लगे। इस सब से परेशान होकर सोनम अपने मायके चली गई। पत्नी के जाने के बाद बद्री की हालत पहले जैसी हो गई। एक दिन बद्री सोचने लगा, जब से सोनम अपने मायके गई है तब से मेरी हालत खराब हो गई है। न घर में कुछ खाने को है और न ही अब कोई उधार देता है। कर्ज वालों की सुबह शाम लाइन लगी रहती है। सोनम सही कहती है कि उधार के पैसे कहां से लौट आएंगे। मुझे कैसे भी करके इन कर्ज वालों से पीछा छुड़ाना होगा। एक काम करता हूं, अपने ससुराल चला जाता हूं। 1-2 महीने वहीं रहूंगा और खूब खा पी कर मौज करूंगा। कर्ज वालों से पीछा छुड़ाने का ये अच्छा तरीका है ना। यहां पर रहूंगा, ना ये कर्ज वाले मुझे परेशान करेंगे। अगले ही दिन बद्री अपनी ससुराल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह बहुत थक गया। उसके पैरों में दर्द होने लगा। वह सोचने लगा, थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूं, वरना ससुराल पहुंचते पहुंचते तो मैं मर ही जाऊंगा। फिर बद्री कुछ देर के लिए उस पेड़ के नीचे सो जाता है। कुछ देर आराम करने के बाद वो अपने ससुराल की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद बद्री फिर से थक गया। कोई सवारी भी तो नहीं है जिस पर बैठकर मैं अपने ससुराल जा सकूं। तभी बद्री की नजर एक घोड़े पर पड़ी। घोड़े को देखकर बद्री खुशी से उछल पड़ा। अरे वाह, कितना खूबसूरत घोड़ा है। इससे बेहतर सवारी मेरे लिए और क्या हो सकता है। लेकिन ये घोड़ा है किसका? इसका मालिक कहीं नजर नहीं आ रहा। लगता है ये अपने मालिक की नजर से बचकर भाग गया है। वाह भगवान, वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा इस घोड़े की सवारी करके। फिर बद्री उस घोड़े के पास गया और उसकी पीठ पर बैठ गया। अरे वाह, ये तो बहुत सीधा साधा घोड़ा है। इसने तो मुझे अपनी पीठ पर बैठने से भी नहीं रोका। अब तो मुझे अपने ससुराल पहुंचने में बहुत ही कम समय लगेगा। अब मेरे सीधे और शरीफ घोड़े जल्दी से मुझे अपने ससुराल पहुंचा दे। उसके बाद मैं तुझे पेट भर के काले चने खिलाऊंगा। बद्री के बैठते ही घोड़ा चलने लगा और फिर बहुत तेजी से भागने लगा। घोड़े की रफ्तार इतनी ज्यादा हो गई कि बद्री की हालत खराब हो गई और वह घोड़े की पीठ से नीचे गिर गया। हाय, मार डाला कमबख्त ने। मैं तो इसे सीधा समझ रहा था, लेकिन ये तो बड़ा बदमाश निकला। आज मैं इस घोड़े की ऐसी मरम्मत करूंगा कि ये भी जिंदगी भर याद रखेगा कि मेरा पाला बद्री से पड़ा था। रुक, अभी रुक, तुझे मैं अभी मजा चखाता हूं। फिर बद्री ने उस घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और उसे पीटने लगा। तभी अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया, अगर इस घोड़े का मालिक अगर मुझे देख लेगा तो मेरी खैर नहीं होगी। फिर बद्री उस घोड़े को पेड़ से बांधकर अपनी ससुराल की ओर निकल पड़ा। कुछ ही देर में वह अपनी ससुराल पहुंच गया। अरे दामाद जी, आप, मैं अभी सोनम से आपके बारे में ही बात कर रहा था। आप बताइए, सब ठीक ठाक है ना? हाँ ससुर जी, सब ठीक ठाक है। मुझे आपकी याद आ रही थी, इसीलिए दर्शन करने चला आया। पास खड़ी सोनम सब समझ रही थी कि बद्री झूठ बोल रहा है। वह तो उसे लेने आया है। अरे सोनम, तुम खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो बेटी? जाओ दामाद जी के लिए पानी लेकर आओ। सोनम बद्री के लिए पानी लेने चली गई। दामाद जी, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। इतने में ही सोनम पानी ले आई। फिर सोनम ने बद्री से पूछा, कैसे हैं जी आप? अरे भाग्यवान, मैं तो मौज में हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ। आप दूर से चलकर आए होंगे, थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में सोनम बद्री के लिए मिठाई ले आई। मिठाइयों की थाली देखकर बद्री बोला, अरे भाग्यवान, तुम ये मिठाई क्यों लाई हो? मिठाई खा खाकर तो मेरा जी भर गया है। अब तो मेरा मिठाइयों की तरफ देखने का मन ही नहीं करता। बद्री की ये बात सुनकर सोनम सोचने लगी, लगता है अब इनका काम धंधा अच्छा चल रहा है, तभी तो ये मिठाई खाने से मना कर रहे हैं, वरना ये तो बहुत मिठाई खाते थे। अरे भाग्यवान, क्या सोच रही हो? लाओ, ये मिठाई मुझे दे दो।
अब तो तुमने मेरे लिए प्यार से मिठाई लाई हो, इसलिए थोड़ी बहुत तो खानी पड़ेगी। जाओ, अब मेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम करो। सोनम खाना बनाने चली गई। थोड़ी देर बाद घर के बाहर शोर मचने लगा। बद्री घर से बाहर आकर लोगों से पूछने लगा, अरे भैया, इतना शोर क्यों मचा रखा है? क्या बात हो गई? दामाद जी, इस आदमी का घोड़ा कहीं भाग गया है। पूरे 5 दिन हो गए, लेकिन अभी तक इसका घोड़ा नहीं मिला। अपने ससुर की बात सुनकर बद्री सोचने लगा। कहीं इस आदमी का घोड़ा वही तो नहीं जिसे मैंने पेड़ से बांधकर छोड़ा था? पता नहीं इस वक्त मेरा घोड़ा कहाँ होगा। मैं उसे बिल्कुल अपने बेटे की तरह रखता था। आप चिंता न करें, आपका घोड़ा जल्दी मिल जाएगा। जरा आप मुझे अपना हाथ दिखाइए। फिर वह आदमी बद्री को अपना हाथ दिखाने लगा। हाथ देखते ही बद्री बोला, तुम्हारा घोड़ा किसी दुश्मन ने गांव के बाहर वाले जंगल में पेड़ से बांध रखा है। लेकिन दामाद जी, आप इसका हाथ देखकर इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? वो सब तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप जल्दी से घोड़े को लेने जाओ, इससे पहले कि उसे कोई और खोलकर ले जाए। वह आदमी जल्दी से गांव के बाहर वाले जंगल में पहुंच गया। कुछ देर तलाश करने के बाद उसे घोड़ा एक पेड़ से बंधा हुआ मिल गया, जैसा कि बद्री ने बताया था। उसके बाद वह आदमी अपने घोड़े को लेकर गांव की ओर चल पड़ता है और फिर अपने घोड़े से कहने लगता है, अरे मेरे प्यारे घोड़े, मैंने तुझे कहां कहां नहीं तलाश किया, हर जगह ढूंढा, लेकिन तू कहीं नहीं मिला। अगर सोनम का पति मुझे नहीं बताता तो तू मुझे कभी नहीं मिलता। तेरे बिना तो मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। वह आदमी घोड़े को लेकर घर आ गया और खुशी खुशी गांव वालों से कहने लगा, सोनम का पति तो बहुत बड़ा अंतर्यामी है। उसने मेरा हाथ देखने मात्र से ही मेरे घोड़े का पता बता दिया। अगर तुम्हारी भी कोई परेशानी हो या कोई चीज खो गई हो तो सोनम के पति को अपना हाथ दिखाकर पता लगा सकते हो। यह बात सुनकर सभी गांव वाले बद्री की प्रशंसा करने लगे। सोनम भी अपने पति की प्रशंसा होते देख खुश हो गई। एक दिन रात के समय बद्री को बेचैनी हो रही थी, इसलिए वह घर से बाहर आ गया और घूमने लगा। घूमते घूमते वह जंगल पहुंच गया। जंगल में उसका सामना चोरों से हो गया। चोरों को देखकर बद्री बहुत घबरा गया। चोरों के सरदार ने बद्री से पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात में जंगल में क्या कर रहे हो? बद्री बहुत ज्यादा डर गया। वह सोचने लगा, अगर मैंने इन्हें सच नहीं बताया तो ये चोर मुझे मार डालेंगे। ऐसा करता हूं, इनसे झूठ बोल देता हूं कि मैं भी चोर हूं। तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? अरे भाई, गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं भी आप लोगों की तरह एक चोर हूं। बस फर्क इतना है कि तुम लोग एक साथ मिलकर चोरी करते हो और मैं अकेला चोरी करता हूं। आज कहीं भी चोरी नहीं कर पाया, इसलिए थककर अपने घर जा रहा हूं। अच्छा, तो तुम भी हमारी तरह एक चोर हो? अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, हमारे साथ चलो। हमारे साथ चोरी करोगे तो खूब मौज करोगे। बेचारा बद्री मरता क्या न करता। न चाहते हुए भी उसे चोरों के साथ जाना पड़ा। फिर चोरों के सरदार ने बद्री से कहा, देखो बद्री, आज से तुम हमारे साथ हो। मेरी एक बात ध्यान से सुनो। हम जिस घर में भी चोरी करने जाएंगे, उस घर से हमें केवल वही सामान चुराना है जो कीमती हो, और अपनी कोई भी चीज वहां नहीं छोड़नी जिससे हम पकड़े जाएं। ठीक है भाई, मैं समझ गया। जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। फिर वे सब एक घर में चोरी करने के लिए घुस गए। सभी चोर चुपचाप सामान चुराने लगे। तभी बद्री की नजर एक पीतल की थाली पर पड़ी। रात होने की वजह से वह थाली सोने की तरह चमक रही थी। बद्री ने सोचा, अरे वाह, कितनी बड़ी सोने की थाली है। ये इस घर में सबसे ज्यादा मूल्यवान चीज है। अगर मैंने ये थाली उठा ली तो चोरों का सरदार मुझसे बहुत खुश होगा। फिर बद्री ने वह थाली उठा ली। अरे, थाली तो बहुत भारी है। इसकी तो बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। एक बार इस थाली को बजाकर देखता हूं, माल अच्छा है या नहीं। जैसे ही बद्री ने थाली बजाई, घर के सभी लोग जाग गए और उन्होंने बद्री समेत सभी चोरों को पकड़ लिया। उन्हें राजा के पास ले जाया गया। घर के मालिक ने राजा को सारी बात बताई। राजा ने बद्री से पूछा, क्यों भाई,
तुम थाली क्यों बजा रहे थे? थाली बजने की वजह से तुम सभी पकड़े गए। बद्री बड़ी चालाकी से बोला। महाराज, मैं चोर नहीं हूं। मैं तो बहुत सीधा साधा और शरीफ इंसान हूं। मैंने तो इन चोरों को पकड़वाने के लिए ही थाली बजवाई थी। राजा ने बद्री की बात पर विश्वास कर लिया। भला ये आदमी चोरों का साथी होते हुए थाली क्यों बजाएगा? अवश्य ही इसने चोरों को पकड़वाने के लिए ही थाली बजाई होगी। फिर राजा बद्री से बोला, शाबाश नौजवान, हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुमने बड़ी चतुराई से इन चोरों को पकड़वाया। इस खुशी में तुम्हें 20 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। अब मुझे घर जाने की इजाजत दीजिए। फिर बद्री 20 सोने के सिक्के लेकर अपने घर आ गया। जब बद्री ने अपने ससुर को सोने के सिक्के दिखाए तो ससुर बोले, अरे दामाद जी, इतने सारे सोने के सिक्के कहां से लाए? ससुर जी, ये सिक्के मुझे महाराज ने दिए क्योंकि मैंने चोरों को पकड़वाया। इसीलिए महाराज ने मुझे ये 20 सोने के सिक्के इनाम में दिए। दामाद जी, हम लोग तो रात से आपको ढूंढ रहे थे। हमने तो सोचा था कि दामाद जी बगैर बताए अपने गांव चले गए, लेकिन आपने तो बड़ी बहादुरी का काम किया, उन चोरों को पकड़वाया। पूरे गांव में बद्री की होशियारी की बात फैल गई कि सोनम का पति बहुत होशियार है। उसने गांव में चोरी करने वालों को पकड़वाया। गांव के बहुत से लोग बद्री से मिलने आने लगे। सोनम अपने पति की बहादुरी की बात सुनकर सोचने लगती है, मेरी तो मति मारी गई थी जो मैं इनके बारे में न जाने क्या क्या सोचती थी कि ये एक नंबर के निखट्टू हैं, सारा दिन घर में पड़े रहते हैं। लेकिन मैं तो बिल्कुल गलत थी। ये बहुत ही समझदार और होशियार हैं। आज के बाद मैं इनके बारे में कभी गलत नहीं सोचूंगी। लोग बद्री से पूछने लगे, बद्री भाई, आपने तो कमाल कर दिया, लेकिन हमें भी तो बताओ, आपने उन चोरों को पकड़ा कैसे? अरे भाई, ये सब तो मेरी ज्योतिष विद्या का कमाल है। मुझे तो एक दिन पहले ही पता चल गया था कि गांव में चोरी होने वाली है। फिर मैंने उन चोरों को रंगे हाथों पकड़कर राजा के पास ले गया। अब तो पूरे गांव में ये बात और भी ज्यादा फैल गई कि बद्री एक बड़ा ज्योतिषी है। उसे हर चीज का पता चल जाता है। एक दिन अचानक रानी का हार चोरी हो गया। पूरे नगर में चोर की तलाश हुई, लेकिन चोर का कोई पता नहीं चला। फिर राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्री, चोर का कुछ पता चला कि नहीं? महाराज, अभी तक उस चोर का पता नहीं चला। लेकिन महाराज, हमारे गांव में एक ऐसा आदमी है जिसे हर चीज का ज्ञान है। वह जरूर हार के बारे में बता सकता है। कौन है वो आदमी? महाराज, आप उसे जानते हैं। वह वही है जिसे आपने चोरों को पकड़वाने की खुशी में 20 सोने के सिक्के इनाम में दिए थे। सैनिकों, जाओ और जितनी जल्दी हो सके उसे हमारे पास लेकर आओ। फिर 2 सैनिक बद्री को ढूंढकर राजा के पास ले आए। सुनते हैं बद्री कि तुम बहुत बड़े ज्योतिषी हो, तुम्हें हर चीज का ज्ञान है। थोड़ा बहुत जानता हूं अन्नदाता, ईश्वर की कृपा से। ज्योतिषी बद्री, तुम वाकई आला दर्जे के आदमी हो। जो लोग अक्लमंद होते हैं वो कभी अपनी सलाहियतों की तारीफ नहीं करते। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। रानी का हार कोई चुरा कर ले गया है। तुम्हें हर चीज का ज्ञान है। अब तुम हमें बताओ, रानी का हार कौन चुरा कर ले गया है? तुम्हारे पास कल तक का समय है। कल तक रानी का हार मिल जाना चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। जो हुक्म महाराज, कल तक रानी का हार जरूर मिल जाएगा। इतना कहकर बद्री अपने घर चला गया और सोचने लगा, अब क्या होगा? मैं रानी का हार कहां से तलाश करूं? अगर मैंने कल तक महाराज को हार नहीं दिया तो वे मेरी गर्दन काट देंगे। बद्री यही सोच रहा था कि तभी उसकी पत्नी सोनम आ गई। वह बोली, क्या हुआ जी? आप इतने उदास क्यों हैं? और आपको महाराज ने क्यों बुलाया था? महाराज को मुझसे कोई जरूरी काम था, बस इसी सिलसिले में बुलाया था। अच्छा, अब तुम जाओ और मुझे कुछ देर आराम करने दो, मैं बहुत थका हुआ हूं। फिर बद्री घर के बाहर चारपाई पर लेट गया। वह पूरी रात सोचता रहा कि कल राजा उसे मार देगा, इसलिए उसे नींद भी नहीं आ रही थी। तो बद्री उठकर बैठ गया और खुद से ही बातें करने लगा। अरे नींदिया, सुबह होने से पहले ही राजा तेरी गर्दन उड़ा देगा, इसलिए उस वक्त से पहले तू आ जा, मुझ पर मेहरबानी कर। बद्री ये बात इसलिए कह रहा था कि नींद जल्दी आ जाए। सुबह तो राजा उसकी गर्दन काट देगा।
लेकिन बद्री की ये बात उसके पड़ोस में रहने वाली औरत सुन लेती है। उसका नाम निंदिया था और वह राजमहल में काम करती थी। वही रानी का हार चुरा कर लाई थी। बद्री की बात सुनकर वह औरत डर गई और सोचने लगी, लगता है बद्री ज्योतिषी को मेरे बारे में पता चल गया है। अब वह राजा को बता देगा, फिर राजा मुझे और मेरे पति को मार देगा। फिर वह औरत बद्री के पास पहुंच गई और बोली, अरे मुझे माफ कर दो ज्योतिषी जी, आप महाराज को मत बताना कि हार मैंने चुराया है, वरना महाराज मुझे और मेरे पति को मार डालेंगे। मैं लालच में आ गई थी, मुझे किसी तरह बचा लो। ठीक है, मैं राजा को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा। जाओ, वो हार मुझे ला कर दो। फिर निंदिया बद्री को वो हार लाकर दे देती है। अगली सुबह हार लेकर बद्री राजा के पास पहुंच गया और वह हार राजा को दे दिया। रानी का हार पाकर महाराज बहुत खुश हुए और बद्री से बोले, बद्री ज्योतिषी, तुम्हारा जवाब नहीं, वाकई हर चीज का ज्ञान है। हम तुमसे बहुत खुश हैं, इसलिए हम तुम्हें 100 सोने के सिक्के देना चाहते हैं। फिर राजा ने बद्री को 100 सोने के सिक्के देकर विदा किया। अब बद्री के पास काफी धन इकट्ठा हो गया था। फिर बद्री अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव चला गया और अपना सारा कर्ज चुका दिया। उसके बाद बद्री ने एक बहुत आलीशान घर बनवाया और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगा।